स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ इंद्रजीत कौर। 25 खबर 25 रिपोर्टर के इस सफर में हम आपको बिना ब्रेक के पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर की सभी बड़ी खबरों के साथ साथ देश की अहम खबरें भी दिखाएंगे। इसके अलावा अच्छी खबर, काम की बात और मौसम का हाल भी होगा। तो आप देखते रहिए देश का सबसे बड़ा न्यूज बुलेटिन 25 खबर 25 रिपोर्टर। सबसे पहले बात करते हैं किसानों की। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने पंजाब में सफेद मक्खी से प्रभावित कपास की फसलों का जायजा लेने के लिए 5 सदस्यों की एक टीम गठित की है। ये टीम पंजाब में जाकर प्रभावित फसलों का जायजा लेगी और अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। केंद्रीय कृषि मंत्रालय की तरफ से पंजाब में सफेद मक्खी से प्रभावित इलाकों का जायजा लेने के लिए एक टीम का गठन किया गया है। ये टीम अगले 2 दिन तक पंजाब के इलाकों का दौरा करेगी। मानसा, बठिंडा, फाजिलका, अबोहर, जहां पर सफ़ेद मक्खी से सबसे ज़्यादा फसलें प्रभावित हुई हैं, वहां पर ये टीम जाएगी और वहां पर दौरा करेगी कि किस तरह से सफ़ेद मक्खी के प्रभाव से बचा जा सके। आपको बता दें कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की तरफ से प्लांट प्रोटेक्शन एडवाइज़र SN सुशील की अध्यक्षता में 5 मेंबरी टीम बनाई गई है, जो अगले 2 दिन तक पंजाब के इलाकों का दौरा करेगी और केंद्रीय मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपेगी ताकि सफ़ेद मक्खी के प्रकोप से बचा जा सके। पंकज कपाही, जी मीडिया, दिल्ली। पंजाब के उप मुख्यमंत्री सरदार सुखबीर सिंह बादल ने फाजिलका में संगत दर्शन किया और लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधा। पंजाब के डिप्टी सीएम सुखबीर बादल ने आम आदमी पार्टी को पंजाब का माहौल खराब करने से बाज आने की चेतावनी दी है। पंजाब के उप मुख्यमंत्री सरदार सुखबीर सिंह बादल फाजिलका पहुंचे, जहां उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री सुरजीत सिंह जियाणी के हलके में लोगों की समस्याएं सुनी और विकास कार्यों के लिए करोड़ों की राशि जारी की। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए सुखबीर बादल ने आम आदमी पार्टी को चेतावनी देते हुए कहा कि सूबे का माहौल खराब करने से बाज आएं और पंजाब के बजाय दिल्ली पर ध्यान दें। पंजाब का माहौल खराब करने लगी है तो मैं उन्होंने चेतावनी देना चाहना कि ऐसे काम बाज आउन। पंजाब बड़ा अमन प्रस्त सूबा है, सो ऐसे सूबे आ माहौल खराब करने लगे है तो उन्होंने पहले उनका ये पहले अपना सूबा उत्थे जाके संभाल लो। उधर टिकट के दावेदारों से एफिडेविट की मांग कर रही कांग्रेस पर भी सुखबीर बादल ने जमकर चुटकी ली। डिप्टी सीएम ने कहा कि जिन्हें अपने कार्यकर्ताओं पर विश्वास नहीं, वो पंजाब की जनता का भरोसा कैसे जीतेगी। पार्टी बहुत बड़ी बगावत है। कांग्रेस एफिडेविट ले रही है, इसका मतलब अपने वर्करां दे उन्हें एतबार नहीं है। आज जी पार्टियां चलती हैं एतबार से, किधर एफिडेविट दे के या लिख के देना कोई फर्क नहीं पड़ता, लिख के मुकर जाएंगे फिर क्यों होगा। इस बार डिप्टी सीएम ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को निशाने पर लिया। हालांकि आम आदमी पार्टी के खिलाफ उनका रुख ज्यादा सख्त नजर आया। सुखबीर बादल के मुताबिक आम आदमी पार्टी पहले दिल्ली संभाल ले, यही उनके लिए बड़ी बात है। फाजिलका से सुनील नागपाल, जी मीडिया। मानसा में शिरोमणि अकाली दल की ओर से SYL के मुद्दे पर राज्यसभा सदस्य बलविंदर सिंह भूंदड़ की अगुवाई में DC कार्यालय पर धरना दिया गया। इस दौरान उन्होंने DC के माध्यम से पानी के मुद्दे पर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा। SYL के मामले पर अकाली दल ने फिर से मोर्चा खोलते हुए मानसा में DC को ज्ञापन सौंपा है। पानी का मुद्दा एक बार फिर से सुर्खियों में है। अब मानसा में राज्यसभा सदस्य बलविंदर सिंह भूंदड़ की अगुवाई में मानसा के विधायक और अकाली दल की पूरी लीडरशिप ने SYL नहर के निर्माण को किसी भी हालत में ना होने की बात कही है। SYL के विरोध में अकाली नेताओं की ओर से रोष जाहिर किया गया और कहा गया कि पंजाब की खेती नहर के पानी पर निर्भर है। SYL बनने की सूरत में पंजाब का किसान बर्बाद हो जाएगा। इसको लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन डिप्टी कमिश्नर को सौंपा गया। राज्यसभा सांसद बलविंदर सिंह भूंदड़ ने कहा कि SYL के निर्माण को रोकने के लिए वो कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। फैसला गलत है, उन्होंने रिव्यू करो, दोबारा पानी की विनती करो, पानी की विनती करके रिपेरियन ला दे तहत करो। DC ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ राष्ट्रपति ਨੂੰ ਭੇਜਾ, ਇਹ राष्ट्रपति वास्ते ना कि सुप्रीम कोर्ट वास्ते। वहीं पंजाब रोडवेज के उप चेयरमैन और SGPC के स्थानीय सदस्य ने पंजाब के पानी के लिए हर कुर्बानी के लिए तैयार होने की बात कही।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵੰਡ ਕਰਤੀ, ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਮੁੱਚੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਇੱਥੇ ਤਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੀ ਧਰਨੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਤਰਾ ਡੋਲਾਂਗੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼रूरत पई। अकाली दल ने पानी के मुद्दे पर आर पार की लड़ाई लड़ने का ऐलान किया है। मानसा से बलदेव शर्मा, जी मीडिया। दिल्ली सरकार के 1984 सिख विरोधी दंगा पीड़ितों के घर की मरम्मत किए जाने के फैसले पर पंजाब में सियासत थम नहीं रही है। शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस ने इसे पंजाब चुनाव के मद्देनजर केजरीवाल का फैसला करार दिया है। केजरीवाल सरकार के 1984 सिख कत्लेआम के पीड़ितों के घरों की मरम्मत कराने के फैसले में पंजाब में सियासत शुरू हो चुकी है। पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने निशाना साधते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी की करनी और कथनी में फर्क है। 1984 सिख नस्लकुशी मामले पर एक बार दोबारा से पंजाब की सियासत गर्म हो गई है। दिल्ली सरकार द्वारा 84 नस्लकुशी पीड़ितों के परिवारों के घरों की मुरम्मत करवाने के फैसले का पंजाब में आम आदमी पार्टी की तरफ से स्वागत किया गया है। आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान का कहना है कि उन्होंने ही 1984 नस्लकुशी मामले में SIT का गठन किया था। बाद में केंद्र सरकार ने अपनी SIT बना दी और अब दिल्ली सरकार ने भी पीड़ित परिवारों के लिए यह फैसला लिया है। अकाली दल नूं विकास के काम शायद ड्रामा लगते होण। इस तो पहला उन्होंने परिवारों को 5-5 लाख रुपये के चैक भी पहली बार 30-32 साल किसी ने उन्होंने जख्मां ते मलम लाने की कोशिश की है। 5 लाख नाल मैं नहीं कहता कि उन्होंने कोई उन्होंने जिहड़े विछड़ गए रिश्तेदार वापस आ जाएंगे, पर थोड़ा बहुत एक मलम लाने की कोशिश की। इदों पहला इन्हों दी भी सरकार आईयां ने। सुखबीर बादल जी खुद मिनिस्टर रहे ने सेंटर च, उदों की कीता इन्होंने। उधर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने दिल्ली सरकार के फैसले पर पलटवार करते हुए कहा कि उनको आम आदमी पार्टी के फैसले पर यकीन ही नहीं है। उधर पंजाब कांग्रेस की इंचार्ज आशा कुमारी ने आपको नसीहत दी कि वह पहले दिल्ली में किए हुए वादे पूरे करें। केजरीवाल को कराएगी, हर चीज कराएगी, कराएगा, करूँगा, पर हाले तक किया कुछ नहीं उन्होंने। 2 साल हो गए। दिल्ली सरकार जो है, जो उन्होंने अपने दिल्ली के चुनाव के दौरान वादे किए थे, पहले उनको तो पूरा करे। पंजाब के चुनाव को ध्यान में रखते हुए अगर ये इस तरह की बातें कर रहे हैं तो मैं समझती हूँ ये एक चुनावी स्टंट है और उससे महज उससे ज़्यादा कुछ नहीं। 1984 सिख पीड़ितों को इंसाफ कब मिलेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन फिलहाल पंजाब में विधानसभा इलेक्शन है। ऐसे में एक बार फिर 84 सिख पीड़ितों का मसला सुर्खियों में, और इसके चलते ही पंजाब की सभी पार्टियों ने सियासत करनी शुरू कर दी है। जगतार बुल्लर, जी मीडिया, चंडीगढ़। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से आज पंजाब कांग्रेस की प्रभारी आशा कुमारी ने मुलाकात की। पंजाब कांग्रेस प्रभारी आशा कुमारी ने आज दिल्ली में पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। वहीं आशा कुमारी ने इस मुलाकात को शिष्टाचार बताया। पंजाब कांग्रेस प्रभारी आशा कुमारी ने बुधवार को कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। आशा कुमारी ने सोनिया से मुलाकात के दौरान कांग्रेस को मजबूत किए जाने पर चर्चा की। हालांकि आशा कुमारी ने बताया कि उनकी सोनिया गांधी से मुलाकात शिष्टाचार थी। सोनिया गांधी जी से मेरी शिष्टाचार एक बैठक थी, नॉर्मल एक बैठक जो होती है, नॉर्मली मैं उन पर कॉल ऑन करने गई थी और निश्चित तौर पे जो भी राजनीतिक हालात होते हैं अपने नेता के साथ वो चर्चा होती है। 20 जुलाई को पंजाब के नेताओं की कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली में बैठक बुलाई है। आशा कुमारी ने राहुल गांधी की होने वाली इस बैठक को रिव्यू बैठक बताया है। वो राहुल जी के साथ मीटिंग में पीसीसी प्रेसिडेंट, सीएलपी लीडर, कैंपेन कमेटी की चेयरमैन, निश्चित तौर पे दोनों जो प्रभारी हैं, ऐसी मीटिंग वो है और वो रिव्यू मीटिंग्स हैं जो कि राहुल गांधी जी लेते रहते हैं। नेता पंजाब में नजर आएगा, राहुल जी ही क्यों, राहुल जी आएंगे, और भी नेता आएंगे, पर वो आगे की बात है। अभी कैंपेन चालू नहीं हुआ है, अभी तो चुनाव प्रक्रिया का नोटिफिकेशन नहीं हुआ है। पंजाब कांग्रेस की कमान संभालते ही आशा कुमारी एक्शन में आ गई हैं।
विरोधी भले ही आशा कुमारी पर सवाल उठा रहे हों, लेकिन आशा कुमारी का दावा है कि कांग्रेस एक है और 2017 में वो सत्ता में आएगी। पंजाब कांग्रेस प्रभारी का पद संभालते ही आशा कुमारी एक्शन में आ गई हैं। वहीं उन्होंने विरोधियों पर निशाना साधते हुए 2017 में पंजाब में कांग्रेस के आने की बात कही। दिल्ली से पंकज कपाही के साथ अवतार गिल, जी मीडिया। पंजाब में सत्ता में वापसी के लिए कांग्रेस मिशन पर है और अपने इसी मिशन के तहत प्रदेश में कांग्रेस की रैलियां हो रही हैं। पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस भी अपने मिशन पर है। कांग्रेस की ओर से पूरे पंजाब में सियासी रैलियों का दौर शुरू हो चुका है। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पूरे जोर शोर के साथ लोगों के सामने अपनी हाजिरी लगवा रही है। कांग्रेस की तरफ से अलग अलग अभियान चलाकर लोगों के सामने अपना एजेंडा रखा जा रहा है। अमृतसर में भी पार्टी की तरफ से रैली की गई, जिसमें दिग्गज कांग्रेसी आगू पहुंचे और कई मुद्दों को लेकर प्रदेश सरकार को घेरा और अपनी नीतियों के बारे में लोगों को बताया। इंडस्ट्री, लेबर, दलितां दी समस्या, व्यापारी, एम्पलाइज दे जो कुछ पंजाब च वापर रहा है सारे वर्गां दे नाल, ਉਹਦੇ बारे असीं लोकां नूं लामबंद कर रहे हैं। विधानसभा चुनावों को कुछ ही समय रह गया है, इसलिए हर पार्टी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाकर लोगों तक पहुंच कर रही है। पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है, लिहाजा राजनीतिक पार्टी अपने अपने तरीके से जनता को लुभाने में लगी है। प्रदेश में वादे और दावों का दौर रफ्तार पकड़ रहा है। पंजाब में 10वीं क्लास का रिजल्ट अच्छा न आने पर प्रदेश के शिक्षा मंत्री दलजीत सिंह चीमा ने 600 अध्यापकों का टेस्ट लिया। पंजाब में 10वीं क्लास के खराब रिजल्ट आने पर अब सरकार सख्त हो गई है। प्रदेश के शिक्षा मंत्री दलजीत सिंह चीमा ने 600 अध्यापकों का टेस्ट लिया और शिक्षा में सुधार के लिए उनके सुझाव मांगे। अब तक ये अध्यापक बच्चों की परीक्षा लेते थे, लेकिन आज ये खुद परीक्षा दे रहे हैं और ये परीक्षा शिक्षा विभाग के निर्देशों पर हो रही है। दरअसल ये नौबत इसलिए आई क्योंकि पंजाब में 10वीं के नतीजे इस बार भी खराब आए थे। नतीजों की पड़ताल करने के लिए अलग अलग विषयों के अध्यापकों के टेस्ट लिए गए। टेस्ट के बाद अध्यापकों के साथ बातचीत करते हुए ये भी जानने की कोशिश की गई कि आखिर नतीजे खराब आने के पीछे वजह क्या है। सिर्फ इतना ही नहीं, अध्यापकों को भी चेतावनी दी गई कि अगर अध्यापक अच्छे नतीजे नहीं देंगे तो उनको प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। अपना ACR का परफॉर्मा है उसको मॉडिफाई करना। अब उसमें 70% वेटेज जो है वो टीचर के रिजल्ट को देगा और रिजल्ट को भी आगे हमने स्प्लिट कर दिया है कि रिजल्ट का मतलब ये नहीं कि 33% नंबर लेके बच्चे पास हो, उसमें से कितने 90% ले रहे हैं, कितने 90% से ऊपर ले रहे हैं, कितने 80% ले रहे हैं, कितने 60% ले रहे हैं। उसको ACR अगर आपकी खराब होती है तो पनिशमेंट तो डेफिनेटली लाइफ लॉन्ग आपको फिर मिल जाएगी। वहीं अध्यापकों का तर्क है कि बच्चों में फेल होने का डर खत्म हो गया है, इसलिए वो पढ़ाई में ध्यान नहीं देते हैं। इसके साथ ही अध्यापकों का कहना है कि उनको ऑप्शनल सब्जेक्ट भी मिल गए, जिसकी वजह से वो अपने विषय पर ध्यान नहीं दे पाते। ये अभी 8वीं तक ਜਿਹੜਾ ਸੀ फेल नहीं करते, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਸ ਆ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸਿਕ ਡਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ 9ਵੀਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਿਖਣਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ E ਗ੍ਰੇਡ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, 9ਵੀਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਲੱਗਦਾ। पंजाब के शिक्षा मंत्री दलजीत सिंह चीमा ने खराब रिजल्ट आने पर अध्यापकों को कार्रवाई किए जाने की चेतावनी भी दी। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं जब शिक्षा मंत्री ने अपने अध्यापकों की क्लास ली हो। ब्यूरो रिपोर्ट, हरप्रीत सिंह, जी मीडिया। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से पंजाब के 4500 ETT टीचर्स के लिए राहत की खबर है। हाईकोर्ट ने इनकी नियुक्ति पर लगी रोक हटा दी है। अपनी नौकरी की बहाली के लिए संघर्ष कर रहे 4500 ETT टीचर्स के लिए हाईकोर्ट से राहत भरी खबर आई है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने इन अध्यापकों की नियुक्ति पर लगी रोक हटा दी है, जिसके बाद इनकी नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਭਰਤੀ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਆਨਰੇਬਲ ਕੋਰਟ ਨੇ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਟੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸਟੇ ਵਕੇਟ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਇਨਫਰੈਕਚੁਅਸ ਐਸ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋ ਗਈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਿਆ ਸੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਔਨ ਨਾਓ ਔਨ ਓਨਲੀ ਫਾਈਨਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨੇ
ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਆਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4500 ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਪੰਜਾਬ सरकार। दरअसल नवंबर 2015 में पंजाब सरकार ने नियुक्तियां निकाली थी, लेकिन कुछ उम्मीदवार जो कि अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सके थे, उन्होंने भी अप्लाई किया था। हालांकि वो योग्य उम्मीदवार नहीं थे, लेकिन उन्होंने हाई कोर्ट का रुख कर अपना नतीजा जल्दी ऐलानने की मांग की थी ताकि उनको नौकरी मिल सके। इसी वजह से हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी, लेकिन अब रोक हटने के साथ 4500 अध्यापकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। नेहा शर्मा, जी मीडिया, चंडीगढ़। पंजाब में पाकिस्तान से सटे बॉर्डर पर बीएसएफ की नशे के सौदागरों के साथ मुठभेड़ हुई। हालांकि तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले, लेकिन सेना को यहां से 21 किलो हेरोइन, इटली मेड शॉटगन और 3 जिंदा कारतूस बरामद हुए। पंजाब में नारली बीओपी पर ड्रग तस्करों के साथ मुठभेड़ के बाद बीएसएफ ने 21 किलो हेरोइन बरामद की है। पंजाब में पाक से सटी बॉर्डर पर नशे के सौदागर बाज आने को राजी नहीं हैं। ताजा मामला भारत पाक सीमा पर स्थित नारली बीओपी एरिया में सामने आया है, जहां बीएसएफ के जवानों की तस्करों के साथ मुठभेड़ हुई है। हालांकि ड्रग तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए, लेकिन इस जगह की तलाशी किए जाने पर 21 किलो हेरोइन, इटली मेड शॉटगन और 3 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। बीएसएफ ट्रूप्स द्वारा चैलेंज करने पे स्मगलर्स द्वारा फायरिंग की गई, बीएसएफ द्वारा भी जवाबी फायरिंग की गई और वो इलाका काफ़ी जंगल वाला एरिया है। वहाँ पे बाद में जब सर्च की गई तो 21 पैकेट हीरोइन, जो कि लगभग 21 किलो होगा, और 1 शॉटगन और 3 एम्यूनेशन वहाँ से बरामद हुआ। देश की सुरक्षा के मसले पर बीएसएफ के अधिकारियों ने साफ किया है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान पूरी तरह मुस्तैद हैं और तस्करी और घुसपैठ का कोई मौका नहीं दिया जाएगा। वर्तमान में पंजाब बॉर्डर पे हमने सिक्योरिटी बढ़ा रखी है और माकूल व्यवस्था की जा रही है सभी चारों सेक्टर्स के अंदर, ताकि बॉर्डर पे कोई भी गलत एक्टिविटी नहीं हो। बीएसएफ के मुताबिक दरिया के किनारे जहां कटीली तार नहीं लगी हैं, वहां पर सेंसर के अलावा फोर्स की टुकड़ियों को तैनात किया गया है, ताकि किसी भी तरह की घुसपैठ या तस्करी की कोशिश को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। इससे पहले कल भी बीएसएफ ने भारतीय सीमा में घुसने पर 3 घुसपैठियों को मार गिराया था। अमृतसर से राजन गोसाई, जी मीडिया। साध्वी यौन शोषण मामले में पंचकुला की सीबीआई की विशेष अदालत ने सीबीआई से जवाब मांगा है। मामले में कल सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में किसी भी और गवाह की गवाही कराने की याचिका को खारिज कर चुका है, लेकिन सीबीआई की विशेष अदालत की अगर बात करें तो यहाँ पर हर बार हर तारीख पर नई नई अर्जियां जो हैं वो डाली जा रही हैं और यही कहने की कोशिश की जा रही है कि जो आरोप लगाए गए हैं रेप के वो बेबुनियाद हैं और इसके उनके पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है कि रेप नहीं हुआ था। साध्वी यौन शोषण मामले का सामना कर रहे संत गुरमीत राम रहीम के वकीलों ने एक और अर्जी पंचकुला स्थित सीबीआई की विशेष अदालत में दायर की है, जिसे मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ने नोटिस जारी कर सीबीआई से जवाब मांगा है। ताजा अर्जी के मुताबिक सीबीआई ने मामले से जुड़े 2 जांच अधिकारियों के बयान दर्ज नहीं किए हैं, साथ ही फोनो विटनेस को समन भेजने की मांग की है। याचिकाकर्ता के वकील का दावा है कि उनके पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि रेप हुआ ही नहीं है। हमने अब कोर्ट में एप्लीकेशन दी है कि इस विटनेस को एज ए कोर्ट विटनेस समन किया जाए, ताकि कोर्ट के सामने सच्चाई आ सके। आईओ तो दो तो शुरू में रहे हैं, ये तो इसमें तो आईओ तो बहुत रहे हैं। उनके लड़कियों के बयानों से भी क्लियर हो रहा है, उन्होंने एडमिट किया हुआ है। वो हम कोर्ट को बताएंगे जब हमारी बहस होगी। इस मामले में अब कल सुनवाई होगी। इससे पहले बचाव पक्ष संत राम रहीम से जुड़े 2 मामलों पर एक साथ फैसला सुनाने की मांग कर चुका है, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। सीबीआई की विशेष अदालत ने सीबीआई को नोटिस जारी कर दिया है और अभी फिलहाल यही देखना रहेगा कि इस मामले में क्या कुछ और होगा, क्योंकि ट्रायल जो है ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। नई नई अर्जियां हालांकि हर तारीख में लगाई जा रही हैं, लेकिन फिलहाल इंतजार यही है कि मुख्य केस में फैसला जो है सीबीआई की विशेष अदालत क्या फैसला सुनाएगी और उसके बाद इस मामले में क्या होगा। कैमरा पर्सन अश्विनी के साथ नेहा शर्मा, जी मीडिया, पंचकुला। पंचकुला का मनसा देवी मंदिर देश के साथ साथ विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की आस्था का भी बड़ा केंद्र है, लेकिन यहाँ चढ़ने वाले चढ़ावे को लेकर एक विवाद सामने आया है, जिसके बारे में बता रही है हमारी एक खास रिपोर्ट।
पंचकूला के मनसा देवी मंदिर में कम दाम पर सोने के सिक्के और मंगलसूत्र बेचने के मामले की हरियाणा सरकार ने दोबारा जांच शुरू कर दी है। पूरा मामला तत्कालीन कांग्रेस सरकार के समय में सामने आया था। ये है पंचकुला का प्रसिद्ध मनसा देवी मंदिर, जहां हर साल करीब 18 से 20 करोड़ रुपए का चढ़ावा चढ़ता है। भारतीय और विदेशी करेंसी के अलावा श्रद्धालु यहां सोने और चांदी के जेवरात चढ़ाकर भी अपनी श्रद्धा का इजहार करते हैं। लेकिन आरोप है कि साल 2006-07 में इस मंदिर में चढ़ने वाले सोने से मंदिर प्रशासन ने लापरवाही का ऐसा खेल खेला, जिससे मंदिर को लाखों रुपए की चपत लग गई। पिछली सरकार के दौरान माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड के अंदर एक बहुत बड़ा घोटाला, जिसके अंदर लाखों रुपए का जो गोल्ड सोने के जो वहाँ पर सिक्के बनाए गए थे, उन सिक्कों को 1 या 2 दिन के अंदर ही सारा बेच दिया गया। दरअसल मनसा देवी श्राइन बोर्ड ने साल 1991 से लेकर 2001 तक मंदिर में चढ़ावे के रूप में चढ़े सोने को पिघलाकर उससे मां मनसा देवी की तस्वीर वाले मंगलसूत्र और सिक्के बनाकर श्रद्धालुओं को बेचने का फैसला किया था। साल 2003 में सोने की कीमत करीब 4500 रुपए प्रति 10 ग्राम थी, जबकि श्राइन बोर्ड ने मंगलसूत्र और सिक्कों को बेचने की कीमत करीब 5100 रुपए प्रति 10 ग्राम तय की, जिससे श्राइन बोर्ड को सोने के खरीदार ही नहीं मिले। इसके बाद साल 2006 में जब सोने की कीमत करीब 3500 रुपए हो गई, तो श्राइन बोर्ड ने इनमें से 4 ग्राम के 257 नग और 8 ग्राम के 213 नग 6420 रुपए प्रति 10 ग्राम की कीमत के हिसाब से बेच दिए। इसी तरह 2008 में 39 नग 4 ग्राम के और 5 नग 8 ग्राम के 6420 रुपए प्रति 10 ग्राम के हिसाब से बेच दिए गए, जबकि उस वक्त सोने की कीमत करीब 8500 रुपए तक पहुंच चुकी थी। आशंका ये भी जताई जा रही है कि ये जेवर मंदिर अधिकारियों द्वारा अपने लोगों को बेचे गए होंगे। एक आरटीआई के माध्यम से जब इस नुकसान का खुलासा हुआ, तो तत्कालीन सरकार ने मामले की विजिलेंस जांच करवाई, लेकिन श्राइन बोर्ड प्रशासन का कहना है कि विजिलेंस की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक ही नहीं की गई। मंदिर प्रशासन पर आरोप है कि चढ़ावे के सोने से बनाए गए मंगलसूत्र और सिक्के बाजार से काफी कम दाम पर बेचे गए। पूरे प्रकरण में मंदिर प्रशासन के तत्कालीन कई बड़े अधिकारियों की भूमिका शक के घेरे में है। पंचकूला से कुलवीर दीवान के साथ नवीन शर्मा, जी मीडिया। दिल्ली एनसीआर को केजीपी यानी कि कुंडली, गाजियाबाद और पलवल एक्सप्रेसवे का एनएचएआई के चेयरमैन ने मुआयना किया और काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। केजीपी एक्सप्रेसवे 2017 तक बनकर तैयार हो जाएगा। एनएचएआई के चेयरमैन ने फरीदाबाद के दौरे में दावा किया। दिल्ली एनसीआर को केजीपी यानी कुंडली, गाजियाबाद और पलवल एक्सप्रेसवे के काम पूरे होने का इंतजार है। हालांकि एनएचएआई भी अपनी तरफ से पूरे जोर शोर के साथ काम में जुटी हुई है। यही वजह है कि एनएचएआई के चेयरमैन ने निर्माण कार्य का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने जी पंजाब हरियाणा हिमाचल को बताया कि उनका लक्ष्य 2017 तक एक्सप्रेसवे के निर्माण को पूरा करना है। इसमें जितनी भी लैंडस्केपिंग की आवश्यकता है, जो इलेक्ट्रॉनिक जितने सिस्टम्स आधुनिकतम लगाए जा सकते हैं, किसी भी वर्ल्ड क्लास शहर या देश में उपलब्ध होते हैं, वो यहाँ पर उनसे इसको पिरोया जाएगा। और सबसे आवश्यक चीज़ है कि सेफ्टी के जो फीचर्स हैं, उसमें किसी भी प्रकार का कोई इसमें कमी बेशी नहीं रहेगी। उन्होंने एक्सप्रेसवे के निर्माण में जुटी कंपनियों के अधिकारियों को एक्सप्रेसवे के काम को जल्द पूरा करने को कहा है। साथ ही उम्मीद जताई है कि केजीपी यमुना एक्सप्रेसवे से काफी बेहतर होगा। ये आधुनिकतम हमारा देश का सबसे पहला एक्सप्रेसवे ऐसा होगा। आपने यमुना एक्सप्रेसवे देखा है, मेरी उम्मीद है कि ये उससे भी बेहतर श्रेणी का, उससे भी बेहतर स्टैंडर्ड का, उससे भी बेहतर सुविधा का एक्सप्रेसवे देश में पहली बार निर्मित होगा। हालांकि एनएचएआई चेयरमैन का ये हवाई दौरा था जो कई सवाल भी खड़े कर रहा है। शायद अगर सड़क के जरिए वो ये दौरा करते तो हालात को ज्यादा बेहतर समझ सकते थे। एनएचएआई के चेयरमैन की माने तो केजीपी एक्सप्रेसवे क्वालिटी के मामले में यमुना एक्सप्रेसवे से बेहतर होगा। फरीदाबाद से विनोद मित्तल के साथ रविंद्र सिंह, जी मीडिया।
हिसार में आरएमपी डॉक्टर्स ने जबरदस्त प्रदर्शन किया और पुलिस पर इन्हें बेवजह परेशान करने का आरोप लगाया। हिसार में आज आरएमपी डॉक्टर्स ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। ये लोग पुलिस पर गलत कार्रवाई करने का आरोप लगा रहे थे। हिसार लघु सचिवालय के बाहर नारेबाजी कर रहे ये आरएमपी यानी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स डॉक्टर हैं। पुलिस के खिलाफ शिकायत लेकर ये लोग डीसी को ज्ञापन सौंपने पहुंचे। इन लोगों का आरोप है कि आधारहीन शिकायत के आधार पर पुलिस इनके खिलाफ गलत कार्रवाई कर रही है। हरियाणा प्रदेश के अंदर जो आरएमपी डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके ऊपर बिना किसी शिकायत से उनके ऊपर जो है मुकदमे बनाए जा रहे हैं। किसी भी मरीज की, किसी भी इंसान की मतलब एक होती है एक शिकायत, वो नहीं है। डॉक्टर्स का कहना है कि ये लोग बरसों से गली मोहल्लों, गांव और दूर दराज के इलाकों में सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं देते आ रहे हैं। बावजूद इसके इन्हें परेशान किया जा रहा है। जब हम किसी काबिल हैं ही नहीं तो फिर डॉट प्रणाली, खून के कैंप हम क्यों लगाएं? क्यों हम सरकार के जो जन स्वास्थ्य संबंधी जितनी बातें उसमें क्यों हिस्सा ले? वहीं डीसी ने इन्हें इनकी शिकायत पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। तो हमने इनको आश्वस्त किया है कि कोई भी कार्रवाई जो नियम विरुद्ध होगी वो हम आपके खिलाफ नहीं करेंगे, और इनके द्वारा भी यही विश्वास दिलाया गया है कि नियम प्रावधानों के अंतर्गत ही ये जो भी प्रैक्टिस उस तरीके से करेंगे और हमारा भी सहयोग करेंगे। आरएमपी डॉक्टर्स के खिलाफ सीएम विंडो में एक शिकायत दी गई है। इसमें आरोप लगाया गया है कि ये लोग बिना किसी डिग्री के गलत तरीके से लोगों का इलाज करते हैं। हिसार से कैमरामैन राजेंद्र के साथ महेंद्र सिंह, जी मीडिया। कैथल में विजिलेंस की टीम ने एक रिश्वतखोर एएसआई को 50,000 की रकम के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी एएसआई मारपीट के मामले में आरोपियों को गिरफ्तार करने की एवज में 1 लाख रुपए की रिश्वत मांग रहा था। विजिलेंस टीम ने कैथल में एक एएसआई को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। कैथल में विजिलेंस के हत्थे चढ़ा है एक रिश्वतखोर एएसआई। आरोपी एएसआई राम मेहर थाना सिविल लाइन में तैनात था, जो मारपीट के मामले में आरोपियों को गिरफ्तार करने की एवज में 50,000 रुपए की रिश्वत ले रहा था। हालांकि उसने 1 लाख रुपए की रकम की मांग की थी। शिकायतकर्ता ने इस बाबत विजिलेंस से संपर्क किया, जिसके बाद विजिलेंस ने पूरे प्लान के तहत एएसआई को धर दबोचा। शिकायतकर्ता कैथल के रहने वाले हैं, उन्होंने कल शिकायत दी थी तो रेड किया, तो उसको 50,000 रुपए जो लेते हुए जो है वो रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। शिकायतकर्ता प्रदीप के मुताबिक 26 जून को उसके साथ मारपीट हुई थी। उन्होंने केस भी दर्ज कराया, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि जांच अधिकारी आरोपियों को गिरफ्तार करने की खातिर रिश्वत की मांग कर रहा था, जबकि प्रदीप इतनी बड़ी रकम देने में असमर्थ था। मारपीट के आरोपियों को गिरफ्तार करने की एवज में एएसआई 1 लाख रुपए की रिश्वत की मांग कर रहा था। कैथल से महेंद्र सिंह के साथ राकेश रोहिला, जी मीडिया। मौका शादी का था। गुरुद्वारे में फेरों की रस्म हो रही थी। हैरानी वाली बात यह है कि गुरुद्वारे जैसी पवित्र जगह पर भी एक चोर ने दूल्हे की मां का पर्स उड़ा लिया। करनाल के रामगढ़िया गुरुद्वारे से एक चोर ने लाखों रुपए के ज्वेलरी उड़ाकर शादी समारोह को फीका करने का काम किया है। प्रेमनगर के दलविंदर सिंह विर्क के परिवार में खुशी का खास मौका था। भाई की शादी धूमधाम से हो रही थी। इस बीच दूल्हा दुल्हन परिवार समेत रामगढ़िया गुरुद्वारे पहुंचे, जहां शादी के फेरों की रस्म अदा की जानी थी। उसी दौरान दूल्हे के परिवार वाले शादी की रस्मों में व्यस्त थे और उसका फायदा उठाते हुए एक चोर ने दूल्हे की मां का पर्स उड़ा लिया, जिसमें लाखों रुपए की नकदी और गहने रखे हुए थे। आरोपी चोर सीसीटीवी में कैद हो चुका है, जिसने नीले रंग की कमीज डाली हुई है, जो एक ऑटो में सवार होकर मौके से फरार हो गया। इसके बाद से परिवार सदमे में है और पुलिस से मदद की गुहार लगा रहा है। आज हमारी अशोका पैलेस में शादी थी मेरे छोटे ब्रदर की। तो जैसे ही हम यहाँ से निकले फेरे करवाने के लिए गुरुद्वारे में गए, तो गुरुद्वारे में जाते ही मेरे मदर का पर्स वहाँ से चोरी हो गया, जो कि एक लड़के ने उठाया। वो लड़का गुरुद्वारे में आया, उसने ब्लू कलर की शर्ट डाली हुई थी और ब्लैक कलर की टाइट पैंट डाली हुई थी। उसने वो पर्स उठा के और नीचे उतर गया। नीचे उतरते ही उसने एक ऑटो को हाथ दिया, ऑटो में बैठ के, और वो निकल गया। उधर वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज की छानबीन कर जांच शुरू कर दी।
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पर ईडी की कार्रवाई के बीच प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के बीच जमकर सियासी आरोप प्रत्यारोप जारी है। हिमाचल प्रदेश की वरिष्ठ कांग्रेस नेता विद्या स्टोक्स का दावा है कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को कोई हाथ तक नहीं लगा सकता। आय से अधिक संपत्ति से जुड़े मामले की जांच में ईडी जुटी हुई है। इस बीच बीजेपी मुख्यमंत्री पर लगातार जुबानी हमले बोल रही है, जिसका जवाब देने में वीरभद्र सिंह भी पीछे नहीं है। सीएम की माने तो पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल, उनके बेटे अनुराग ठाकुर ने अरुण जेटली के साथ मिलकर उनके खिलाफ साजिश रची है। न्यायपालिका पर भरोसा जताते हुए उन्होंने सच की जीत का दावा किया है। और जो न्यायपालिका है उनके ऊपर मुझे विश्वास है, और ये भी मैं कह दूं कि ये एक साजिश है मेरे खिलाफ, जो कि प्रेम कुमार धूमल और उनका बेटा क्या नाम अनुराग ठाकुर ने जो है श्री अरुण जेटली के साथ की है। विपक्ष के तेज होते हमलों के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी मुख्यमंत्री के बचाव में उतर आए हैं। कैबिनेट मंत्री विद्या स्टोक्स की माने तो वीरभद्र सिंह ने कोई गलत काम नहीं किया है। ऐसे में कोई भी उन्हें हाथ तक नहीं लगा सकता। 100% वीरभद्र सिंह को कोई हाथ नहीं लगा सकता, कोई गलत बात नहीं कर सकता। वीरभद्र सिंह खुद भी गुस्से में हो जाते अगर उनके काम गलत हों, कभी नहीं मानेंगे किसी को, गलत आदमी को संभालेंगे कभी नहीं। और वो बड़ी ईमानदारी से, सच्चाई से वो काम करते हैं और हर जगह हर चीज़ की बात सोचते हैं। उधर हिमाचल बीजेपी ने मुख्यमंत्री से जुड़े मसले को चुनाव में भुनाने के संकेत दे दिए हैं। साथ ही भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बताया है। ये मुद्दा भी अपने तौर पे एक बड़ा गंभीर मुद्दा है। इसका भी अवश्य हिमाचल प्रदेश का मतदाता जो संज्ञान लेगा। लोगों का मन जो है वर्तमान की कांग्रेस पार्टी की सरकार से बिल्कुल उब चुका है। उसके एक कारण है, उसके अनेकों कारण है। सबसे बड़ा कारण है भ्रष्टाचार। ईडी से जुड़े मामलों की हलचल के बीच बीजेपी मुख्यमंत्री पर निशाना साधना नहीं भूलती। वहीं कांग्रेस भी लगातार पलटवार कर रही है। शिमला से मोहित प्रेम शर्मा के साथ पंकज कपाई, जी मीडिया। हिमाचल में धर्मपुर से विधायक महेंद्र सिंह ने केंद्र प्रायोजित 2 योजनाओं में करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। वहीं कैबिनेट मंत्री विद्या स्टोक्स ने मामले में जांच का भरोसा दिया है। हिमाचल प्रदेश के धर्मपुर से बीजेपी विधायक महेंद्र सिंह ने सूबे की कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महेंद्र सिंह ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। हिमाचल प्रदेश की सियासत एकदम से गर्मा गई है। एक तो मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह सीबीआई और ईडी का सामना कर ही रहे हैं, दूसरी तरफ विपक्ष सरकार पर दबाव बनाए रखने का कोई मौका छोड़ना ही नहीं चाहता। अब बीजेपी ने मंडी स्थित 2 केंद्र प्रायोजित पेयजल योजनाओं में करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है। धर्मपुर से बीजेपी विधायक महेंद्र सिंह ने इस बाबत राज्यपाल आचार्य देवव्रत को ज्ञापन सौंपकर सीबीआई जांच की मांग की है। आज मुझे बड़े दुख के साथ जो है महामहिम राज्यपाल को इसलिए ज्ञापन देना पड़ा कि वर्ष 2014-2015 में जो पाइपें बिछाई गई थी, सोनखड्ड ने उन पाइपों को तोड़ मरोड़ करके जो है वो कंडम कर दिया। हमारे लोगों ने विरोध किया है कि ये जो कंडम पाइपें हैं, टूटी हुई पाइपें हैं, ये दोबारा से इन दोनों स्कीमों में नहीं लगनी चाहिए। आरोप है कि केंद्र प्रायोजित इन दोनों ही योजनाओं के लिए 2012 में करीब 51 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए थे, जिससे इलाके की 17 पंचायतों की 40,000 से भी ज्यादा की आबादी को फायदा होता। लेकिन आरटीआई की जानकारी से अब ये खुलासा हुआ है कि इनमें कई बड़ी लापरवाहियां बरती गई हैं। आरोपों की गंभीरता को देखते हुए अब सरकार ने भी मामले की जाँच की बात कही है। हाँ, अगर हमारी कोई गलती होगी, हमारे स्टाफ की गलती होगी, तो उसमें ज़रूर हम देखेंगे क्यों ऐसा हुआ। पर मैं इसको आपने देखना कल परसों में पता जांच बिल्कुल होगी 100%। आरोप आईपीएच विभाग के ही अधिकारियों और परियोजनाओं के ठेकेदारों पर लगे हैं, लिहाजा आईपीएच मंत्री विद्या स्टोक्स पर कार्रवाई का दबाव भी बढ़ गया है। लेकिन विपक्ष किसी भी सूरत में सरकार पर दबाव कम करने के मूड में नजर नहीं आ रहा है। आईपीएच मंत्री विद्या स्टोक्स बेशक इस मामले को लेकर ठोस कार्रवाई का भरोसा दे रही हों, लेकिन आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर विपक्ष सरकार को किसी भी तरह की ढील देने के लिए तैयार नहीं दिख रहा है। मोहित प्रेम शर्मा, जी मीडिया, शिमला।
तिब्बत के एक सम्मानित लामा तेंजिन डेलेक रिनपोच की याद में धर्मशाला में निर्वासित तिब्बत महिला एसोसिएशन और कुछ एनजीओज ने मिलकर फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया। धर्मशाला में निर्वासित तिब्बत महिला एसोसिएशन ने तेंजिन डेलेक की पहली बरसी पर फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया। तिब्बत के एक सम्मानित लामा तेंजिन डेलेक रिनपोच की याद में धर्मशाला में निर्वासित तिब्बत महिला एसोसिएशन और कुछ एनजीओ ने मिलकर फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया, जिसमें उनके जीवन काल से जुड़ी तस्वीरों को प्रदर्शनी में लगाया गया। तेंजिन डेलेक की बीते साल जुलाई में चीन की एक जेल में मौत हो गई थी। उन्हें साल 2002 में चेंगडू में हुए बम विस्फोट में आर्थिक मदद किए जाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और तब से चीन की जेल में बंद थे। उन्हें मौत की सजा सुनाई गई थी, जबकि तिब्बतियों का आरोप है कि चीन ने उन्हें यातनाएं देकर मार डाला और उनके मौत की असल वजह को सामने लाकर ही दम लेंगे। This exhibition is our one of the most highly respected Tulku Tenzin Delek, and today is the day. We 1 year has been completed, and we thought this is the right time to make the people aware of what Tulku Tenzin Delek in his life he had done for the Tibetan people, and how he had suffered, like in the Chinese prison. तिब्बतन एनजीओ ने हीरोज डे सेलिब्रेशन और तेंजिन डेलेक रिनपोचे करेज अवार्ड दिए जाने की भी घोषणा की है। तेंजिन डेलेक की मौत चीन की जेल में हुई थी। महिला एसोसिएशन ने मौत का सच सामने न आने तक संघर्ष जारी रखने की बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ एस गोपालपुरी, जी मीडिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार की बहाली का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश के उस फैसले को असंवैधानिक करार दिया है, जिसके तहत विधानसभा का सत्र तय सीमा से पहले बुलाया गया था। उत्तराखंड के बाद अब अरुणाचल में भी मोदी सरकार को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सूबे में कांग्रेस सरकार को बहाल करने का फैसला सुनाया है। साथ ही सरकार को हटाने की प्रक्रिया को असंवैधानिक करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि गवर्नर को विधानसभा का सत्र जल्दी बुलाने का अधिकार नहीं है। कोर्ट के मुताबिक 15 दिसंबर 2015 की स्थिति को फिर से बहाल किया जाएगा। साथ ही 15 दिसंबर के बाद लिए गए सारे फैसले रद्द किए जाएंगे। महामहिम गवर्नर साहब ने जो मैसेज और जो डायरेक्शंस 9 दिसंबर को इशू किए थे फॉर कन्वीनिंग द असेंबली बाय प्रीपोनिंग द असेंबली, और उसमें जो नो कॉन्फिडेंस मोशन स्पीकर के अगेंस्ट और गवर्नमेंट के अगेंस्ट पास हुआ था 16 और 17 दिसंबर को, वो सब क्वॉश कर दिया गया है एज वायलेटिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। जो स्थिति 15 दिसंबर की थी उसको रिस्टोर किया जाए। 15 दिसंबर को टुकी साहब चीफ मिनिस्टर थे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि एक प्रकार से कि टुकी साहब फिर से चीफ मिनिस्टर बनेंगे। कश्मीर घाटी में जारी हिंसा में मरने वालों की तादाद 32 पहुंच गई है और इस बीच जम्मू में आतंकी हमले की आशंका के बाद हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। कश्मीर घाटी में मरने वालों का आंकड़ा 30 को पार कर चुका है। वहीं कई जिलों में आज भी कर्फ्यू जारी रहा। आतंकवादी बुरहान वाली के एनकाउंटर के बाद जारी तनाव के बीच जम्मू कश्मीर में शहीदी दिवस मनाया गया। 13 जुलाई 1931 को कश्मीर के महाराजा हरि सिंह के सामने प्रदर्शन के दौरान शाही सैनिकों ने 22 लोगों को मार दिया था। उन्हीं की याद में हर साल 13 जुलाई को जम्मू कश्मीर में शहीद दिवस मनाया जाता है। इस बीच जम्मू कश्मीर के 4 जिलों और श्रीनगर के 8 थाना क्षेत्रों में आज भी कर्फ्यू लगा है। सीएम महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर के नौहट्टा में शहीदी मजार पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और जम्मू कश्मीर के लोगों से शांति बरतने की अपील की। पूर्व सीएम ओमर अब्दुल्ला भी शहीदों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। यहाँ जम्मू कश्मीर के अवाम से अपील है कि जिस चीज़ के लिए इन्होंने कुर्बानी दी, जो इन्होंने हमें अमन का रास्ता दिया, जो इन्होंने हमें इज्जत से जीने के लिए एक उस वक़्त कुर्बानियाँ दी, मुझे लगता है उसको रायगा नहीं देना चाहिए। हमें खुद अपने हाथों से उस अमन को और उस इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। मेरी यही गुजारिश है सबसे। बेशर्मी की बात ये कि बजाय पुलिस के इंतज़ामिया को हालात को दुरुस्त करने में लगाया जाए, अभी सुबह आपने देखा कि पुलिस की गाड़ियों में सिविल लोगों को यहाँ लाया गया सिर्फ वज़ीर आला साहिबा को लोग दिखाने के लिए।
हिजबुल आतंकी बुरहान वानी की मौत के बाद सिर्फ कश्मीर के हालात ही नहीं बिगड़े हैं, बल्कि यहाँ के लोगों की जिंदगी भी जैसे पटरी से उतर गई है। ना कोई काम हो पा रहा है, ना कोई सामान मिल पा रहा है और ना ही शादियां हो पा रही हैं। कश्मीर घाटी में हालात बिगड़ने की वजह से कई घरों में शादियां रुक गई हैं। अब लोग अपने करीबियों और रिश्तेदारों को शादी की बजाय शादी टलने का कार्ड भेज रहे हैं। सूनी सड़कें, बंद दुकानें और घरों में सिमटे लोग। धरती की जन्नत के इन दिनों बस यही कहानी है। ऐसा लगता है मानो वादियों में अंगड़ाई लेने वाली खुशियां काफूर सी हो गई हैं। हद तो ये है कि कश्मीर में जारी हिंसा की वजह से कई घरों में शादियों की रौनकें भी फीकी पड़ गई हैं। कहां तो लोग शादियों के कार्ड बांटते, ऐसे आलम में परिवार के लोग अब शादी कैंसिल होने की कार्ड बांटते नजर आ रहे हैं। तो मैंने कार्ड भी बांटे थे और टेलीफोन भी किए थे। बाहर से मेरा कोई रिश्तेदार यहाँ नहीं आया क्योंकि हालात यहाँ पर ख़राब थे। उन्होंने अपने वो टिकटें सारी कैंसिल कर दी, तो इसलिए यहाँ की हालात देखकर मैंने भी इनविटेशन कैंसिल कर दिया है। जो इनविटेशन थी 17 को हमने अपनी बरादरी को रखा था ये दावत, उन्होंने कैंसिल कर दिया क्योंकि ये हालात भी अलाउ नहीं करते हैं। शहर में जारी कर्फ्यू और बंद की वजह से यहाँ लोगों की जिंदगी जैसे पटरी से उतर सी गई है। स्कूल बंद हैं, सरकारी दफ्तरों में कामकाज बंद है, बाजारों में दूध, रोटी, सब्जी, चावल जैसे जरूरी सामान नहीं मिल पा रहे हैं। अब तो लोगों के सामने सरकार के प्रति अपने गुस्से का इजहार करने के अलावा ज्यादा कुछ विकल्प भी नहीं बचा है। की वजह से मतलब लोग घरों से निकल नहीं पा रहे हैं। खाने पीने का सामान है जैसे या बच्चों के लिए बेबी फूड है वो नहीं मिल पा रहा है। बहुत सारे यहाँ पर नवा शहर के टपरिया गांव के शहीद अजय को उनके पैतृक गांव में राजकीय सम्मान के साथ आखिरी विदाई दी गई। अजय झारखंड के लातेहार में नक्सलियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद हो गए थे। नक्सलियों से लोहा लेते हुए झारखंड में शहीद हुए अजय का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। नवाशहर जिले के टपरिया गांव के सपूत ने देश के दुश्मनों से लोहा लेते हुए जान की बाजी लगा दी। अजय सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन के कमांडो थे और झारखंड के लातेहार में तैनात थे, जहां नक्सलियों के बंकर को तबाह करने के दौरान शहीद हो गए। जिसके बाद पैतृक गांव टपरिया में पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए आला अधिकारियों से लेकर सियासी दलों के नेता भी मौजूद रहे। जिसका अजय कुमार बहादुर कमांडो एक पार्ट था, जिस समय इस पर हैवी फायर आया था, यह इसने अकेले अपने बल पे यूबीजीएल से फायर करते हुए दुश्मन का जो बंकर, माओवादियों ने जो बंकर बना रखा था, उससे बर्बाद किया। ये अपने आप में इतिहास बनाया है इस कमांडो ने, जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। अजय के पिता सोहनलाल भी बीएसएफ में रहकर देश की सेवा कर चुके हैं। उन्हें बेटे की शहादत पर गर्व है। क्रिकेटर युजवेंद्र चहल आज जींद के एक स्कूल में पहुंचे, जहां शिक्षकों और बच्चों ने चहल का जोरदार स्वागत किया। टीम इंडिया के स्पिन गेंदबाज ने डीएवी स्कूल पहुंचकर बचपन की याद को ताजा किया। जींद के डीएवी स्कूल में उस वक्त बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब टीम इंडिया के उभरते स्पिन गेंदबाज युजवेंद्र चहल उनके बीच पहुंचे। इस मौके पर छात्रों और शिक्षकों ने चहल का जोरदार स्वागत किया। वहीं संगीत की धुनों पर बच्चे भी झूमते नजर आए। इस दौरान युजवेंद्र चहल ने स्कूल से जुड़ी यादों को ताजा किया और बच्चों से कहा कि अपना लक्ष्य खुद तय करें। वो चाहे फिर डॉक्टर, इंजीनियर बनने का सपना हो या फिर खिलाड़ी बनने का। जब भी आप अपनी सिटी में आते हैं, अपनी डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, तो आपको काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे मेरा सब बचपना गया है, सब 12th तक मैं यहाँ था। यही कहना चाहूँगा कि यही एक एज होती है जिसमें आपको अपना एम पता लगता है, आपको अपना गोल पता लगता है। तो इसमें ये चाहूँगा कि आप लोग जितना आप अपना स्टडीज़ पे ध्यान देते हैं, फोकस करते हैं, तो उसको मेंटेन रखें। और अब जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं मौसम के हाल के साथ। दिल्ली, एनसीआर, पंजाब और हरियाणा में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के नीचे बरकरार है। आसमान में बादलों की आंख मिचौली का असर दिल्ली के तापमान पर भी साफ देखने को मिला। यहाँ अधिकतम